अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश की नवी किस्त। अब्बा जी ने पलटकर कोने में खड़ी लालटेन उठाई और बाएं हाथ में लालटेन उठाकर बाहर को लपके। कौन है? चंद लम्हे बाद मैंने उनकी गुंजीली आवाज़ सुनी। तब मैं अपने तजस्सुस पर काबू ना रख सकी और कदरे खौफजदा होने के बावजूद सलीपर घसीटती हुई दरवाजे तक जा पहुंची। झिरी से बाहर झांकने लगी। आधे चांद की मध्यम सी चांदनी और लालटेन की मध्यम सी रोशनी की आमेजिश ने सहन का मंजर खासा वाज़ेह कर दिया था। मैंने खाकी बरजीस और उसी रंग के कोट में मलबूस एक लहीम शहीम आदमी को जमीन से उठने की कोशिश करते देख लिया था। अब्बा जी लालटेन नीचे रखे, लाठी ताने उसके सर पर तेजी से जा खड़े हुए। मैं जख्मी हूँ, मेरी मदद करो, जमीन पर पड़े शख्स ने नहीफ सी आवाज में कहा और सहारे की तलब में अब्बा जी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। एक लम्हे के लिए अब्बा जी तजब्जुब की कैफियत में खड़े रह गए। फिर उन्होंने लाठी बाएं हाथ में संभाल कर बिल आखिर उस शख्स का हाथ थाम ही लिया, लेकिन इतने डील डोल के आदमी को एक हाथ से सहारा देकर उठाना उनके बस की बात बिल्कुल न थी। बिल आखिर उन्हें लाठी भी जमीन पर रख कर दोनों हाथों से काम लेना पड़ा और वो शख्स उनके कंधों पर हाथ रखकर बमुश्किल उठ खड़ा हुआ। तब अब्बा जी ने मुझे आवाज़ दी। मैं लपक कर बाहर आई तो वो बोले, अजीज़ा बेटी, ज़रा लालटेन उठाकर मर्दान खाने की तरफ को ले चलो। मैं लालटेन उठाकर उनके आगे मर्दान खाने तक चली आई और दरवाज़ा खोल दिया। अब्बा जी ने उस शख्स को बड़े पलंग पर लिटाया जो उसके बोझ से झुक गया था। मैंने बत्ती ऊंची करके लालटेन कारनिस पर रख दी। अब मैंने नीम तजस्सुस और नीम खौफजदा नज़रों से अजनबी का जायज़ा लेना शुरू किया। तनोतोश की मुनासबत से उसकी शख्सियत जितनी खौफजदा कर देने वाली लगती थी, शक्ल उससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। स्याह रंगत, भारी पपोटे, आपस में जुड़ी हुई घनी भवें और पूरे चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। एक बार वो कराहा। जब वो कराहा तो मैंने उसके दांतों की झलक भी देख ली। छिद्रे छिद्रे पीले गलीज दांत जिनकी जड़ों में पान की सुर्खी जमी हुई थी। मोटे मोटे भद्दे स्याह होंठों पर पपड़ियां जमी नजर आती थी। कोहनियों और घुटनों पर से उसके कपड़े फट चुके थे और जिस्म के खुले हिस्सों पर बहुत ज़्यादा खराशें नजर आती थी। वो था तो होश में, लेकिन शायद थकन, खौफ और भागने दौड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुका था। पानी, उसने कराहती हुई आवाज़ में कहा और मैं यूं सहम गई जैसे मेरे कान के करीब कोई रीछ गुर्राया हो। जाओ बेटे, जल्दी पानी ले आओ। अब्बा जी ने मुझे हुक्म दिया। मैं दौड़कर चली गई और पीतल के एक बड़े से गिलास में सुराही से पानी उंडेल कर वापस आई। अजनबी ने गट गट करके सारा पानी मैदे में उंडेल लिया और खाकी कोट की आस्तीन से होंठ साफ कर लिए। अब उसके हवास कुछ ठिकाने पर आ चुके थे तो उसने चुंदी चुंदी सी गदलाई हुई आंखें पूरी तरह से खोलकर अब्बा जी की तरफ गौर से देखा। मैंने महसूस किया कि उसकी शक्ल की तमाम तर खौफनाकी के बावजूद उसके खदोखाल से रौब और तहक्कुम टपकता था। उसकी नज़रों की तपिश से अब्बा जी भी कुछ मुस्तरब से नजर आ रहे थे। तुम कौन हो? अजनबी ने अब्बा जी के चेहरे पर नजरें गाड़कर संभल कर पूछा। ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। अब्बा जी ने भी जरा संभल कर जवाब दिया। हम, अजनबी गाँव तकिए का सहारा लेकर कुछ संभल कर बैठ चुका था। हम शराफत अली हैं, नवाब शराफत अली। नवाब शराफत अली? नवाब साहब। बेयकीनी के आलम में अब्बा जी के हलक से सरसराती सी आवाज़ निकली और वो गोया यकलख्त किसी ख्वाब से बेदार होकर हाथ बांधकर सीधे खड़े हो चुके थे। गोया तुम हमें गायबाना तौर पर ज़रूर जानते हो। अजनबी के भद्दे होंठ मुस्कुराने के अंदाज में फैल चुके थे। अब बताओ कि तुम हो कौन? हम आपकी रियाया हैं हुजूर। फरते एहतराम में अब्बा जी को गोया अल्फाज नहीं मिल रहे थे और उनकी आवाज़ जैसे लड़खड़ा रही थी। ज़हे नसीब, आज आपके न्याज हासिल हो गए। वो जी, मैं तो नाचीज़ आपकी इस जागीर नागपुर में पहले 4 देहात का निगरान हूँ, मुंशी खुदादाद खान। ओह,
अजनबी जिसके नवाब होने में मुझे अभी तक शुबा था। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली तो गोया इस वक्त हम अपने ही इलाके में मौजूद हैं। बहुत खूब। हम पहले ही सोच रहे थे कि बाहर वाली सड़क तो कुछ जानी पहचानी मालूम होती है। एक बार हम गाड़ी में इस तरफ से गुजरे थे, फिर वो कदरे चौंक कर बोला, क्या नाम बताया था तुमने अपना? अब्बा जी ने अपना नाम दोबारा बता दिया तो गोया जहन पर जोर डालते हुए बोला, कुछ याद तो पड़ता है कि शायद बेला राम की ज़बानी ये नाम मैंने कभी पहले सुना था। ज़रूर सुना होगा हुजूर, ज़रूर सुना होगा। अब्बा जी ने अपने जोश मुसर्रत और एहसास तफाखर को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए कहा, इस जागीर पर आपका ये वाहिद खादिम मौजूद है जिसकी ज़ेरे निगरानी ज़मीन से सबसे ज़्यादा फसल हुजूर के ख़जाने में जाती है, जिसके हिसाब किताब में भी कोई गड़बड़ कभी नहीं पाई जाती। बेला राम अब तो मुझ पर इतना ज़्यादा एतमाद करने लगा है कि बही खाते भी चेक नहीं किया करता, ज़बानी हिसाब किताब कर लेता है। बहुत खूब, बहुत खूब। नवाब साहब गालिबन हलक से खे की आवाज़ निकालने से कासिर थे। अब हम संजीदगी से सोचेंगे कि 10-20 एकड़ अराजी तुम्हें ठेके पर दे दी जाए, कैसा रहेगा? बड़ी नवाजिश है आपकी हुजूर, बहुत नवाजिश। आपकी बंदा परवरी ने तो हमें वैसे ही गुलाम बना रखा है, लेकिन माजरत चाहूँगा, मैं इस निगरानी के काम में ही ठीक हूँ। अब्बा जी बदस्तूर हाथ बांधकर घिघियाने लगे। ठेके में नफ़े के साथ साथ नुकसान का भी जिम्मेदार बनना पड़ता है। मेरी गुजर बसर तो इस लगे बंधे कम पैसों में बड़ी अच्छे तरीके से हो जाया करती है। अच्छा, हम तुम्हारी भलाई के लिए कुछ और बेहतर तरीका सोच लेंगे। नवाब साहब बगौर उन्हें देखते हुए मुस्कुराए और गाँव तकिए पर सर टिकाकर लेट गए। लेकिन हुजूर, अब्बा जी ने झिझकते हुए कहा, बातों बातों में असल बात तो रह ही गई। आपके साथ क्या हादसा पेश आया जो इस वक्त इस आलम में? उन्होंने जुमला तकरीबन नामुकम्मल छोड़ दिया। शिकार पर निकले हुए थे हम। नवाब साहब की आवाज़ धीमी पड़ गई। रात को कैंप की तरफ वापस जा रहे थे कि कुछ नकाबपोश घुड़सवारों ने हम पर हमला कर दिया। वो अंधाधुंध फायरिंग करते चले जा रहे थे। हमारे साथ सिर्फ 3 मुहाफिज थे। एक जख्मी होकर गिर गया, एक के घोड़े को गोली लगी, हमारे घोड़े की भी गर्दन पर गोली लगी और वो बिदक गया। न जाने किधर किधर कई घंटे भागता रहा, फिर ये पिछवाड़े के जंगल में आ निकला और गर्दन के जख्म से बेदम होकर गिर पड़ा। घुड़सवार वहां तक हमारे ताक़ुब में आए थे, लेकिन जंगल में भटक गए थे और हम जान बचाकर निकल आने में कामयाब भी हो गए। बंदूक भी कहीं गिर गई थी। फिर उन्होंने अपने लंबे लंबे गर्द आलूद बालों में उंगलियां फेरी। उनमें से खासे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। हमारी पगड़ी भी कहीं गिर गई, उसमें बड़े कीमती हीरे मोती जड़े थे, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन हुजूर, अब्बा जी ने गोया डरते डरते सवाल किया, आपके इलाके में डाकुओं की ये दीदा दलेरी? हमने तो कभी इन अतराफ में डाकुओं का नामो निशान। हम उस वक्त अपने इलाके में बिल्कुल न थे और ना ही वो घुड़सवार डाकू थे। नवाब साहब के लहजे में कदरे तेजी आ गई। हम जानते हैं वो चंद छोटे मोटे ज़मींदारों के सर फिरे लड़के थे, तालिब इल्म हैं। तुम्हें तो मालूम है कि आजकल हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालने की तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ती चली जा रही है और ये लौंडे लपाड़े हमें गद्दार कहते हैं, अंग्रेज़ों का एजेंट समझने लगे हैं हमें। इसमें तो कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ों से हमारे मरासिम गहरे थे। हम 2 मरतबा इंग्लिस्तान में गए थे। पॉलिटिकल एजेंट भी हर मामले में हमसे मशवरा करने आया करते थे, मगर इस बिना पर हमें गद्दार करार देना तो शराफत की बात नहीं ना। हमें अंग्रेज़ों से बनाकर रखनी पड़ती थी, इसके बगैर तो हमारी जागीरदारी कभी नहीं चल सकती थी। हम ज़रई इस्लाहात के नाम पर अपनी ज़मीनें तो नहीं छिनवा सकते थे ना। जब आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ेगी तो देखा जाएगा कि हम किसका साथ देंगे। उधर दिल्ली में जिन 6 आदमियों को फांसी दी गई थी, उसका ज़िम्मेदार भी ये लोग हमें ही गर्दानते हैं कि हमने ही उनकी मुखबिरी की थी। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली से कुछ लौंडे लपाड़े तालिब इल्मों का एक ग्रोह हमारे पास आया था। वो लोग हमको बोलते थे कि तहरीक चलाने के लिए हम उनके फंड में 5 लाख रुपया अतिया दे दें। हमने इनकार कर दिया। तब से कुछ लोग हमारे खून के प्यासे बन गए। 5 लाख बड़ी रकम हुआ करती है मियाँ। कोई पता नहीं कौन लोग थे, तहरीक के जिम्मेदार होंगे या फिर कोई और हम ऐसे ही उठाकर इतनी रकम उन्हें दे तो नहीं सकते थे ना।
हमको पागल कुत्ते ने काटा था क्या? और फिर ऐसी बातें अंग्रेजों से छुपी तो नहीं रहती ना? अंग्रेजों के जासूसों का तो हमें मालूम है ना। फिर क्या? नवाब साहब जोश में बोले चले जा रहे थे और अब्बा जी दम साधे खड़े थे। नवाब साहब खामोश हो गए तो उनकी गर्दन की फूली हुई रगें एतदाल पर वापस आ गईं। उन्होंने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर छत की कड़ियों को घूरते हुए कुछ बदले बदले और ठहरे ठहरे अंदाज में कहा, लेकिन उन तिफलाने मकतब को शराफत अली से दुश्मनी हमेशा महंगी पड़ेगी। हम उनको खोज निकालेंगे और उनके सरपरस्तों को भी देख लेंगे और उनका हशर दुनिया देखेगी। उनको हमारी ताकत का इल्म ही ना हो सका। बेशक बेशक हुजूर, बेशक। अब्बा जी ने कदरे धीमी आवाज में कहा। अरे, नवाब साहब उनकी तरफ देखकर कदरे चौंके। तुम अभी तक खड़े ही हो? बैठो बैठो, बैठ जाओ। कोई बात नहीं सरकार, मैं ठीक हूँ। अब्बा जी गिड़गिड़ा कर बोले, मैं तो ये सोच रहा था कि आप जख्मी नजर आते हैं। आपके लिए कोई दवा या मरहम पट्टी वगैरह का कोई बंदोबस्त सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई इंतजाम मौजूद नहीं। अगले डेरे पर एक हकीम साहब रहते हैं, आप हुक्म फरमाएं तो उन्हें। नहीं नहीं, नवाब साहब यकलख्त उठ बैठे। उनके पहाड़ से जुस्से तले पलंग एक बार फिर जोर से चरचरा कर रह गई। किसी को बुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। किसी को यहाँ हमारी मौजूदगी का इल्म भी नहीं होना चाहिए। इस हालत में हम किसी के सामने आने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। महकूमों के दिल से हमेशा रोब उठ जाएगा हमारा। तुम बस इतना करो कि गरम गरम दूध में ज़रा सी हल्दी डालकर तेज़ी से मंगवा दो। इलाज है तो नागवार, लेकिन फ़िलहाल यही गनीमत है। हम तबीयत पर जबर करके उसे पी लेंगे। जाओ बेटे, अब्बा जी मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, आग जलाकर दूध गर्म कर लो और एक गिलास में ज़रा सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर जल्दी ले आओ। अब नवाब साहब यूं मेरी तरफ मुतवज्जो होने लगे गोया अब तक मेरी मौजूदगी से लाइल्म रहे हों। मैं उनके सरहाने खड़ी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो बुरी तरह चौंक उठे। ये कौन है भाई? उन्होंने हैरान होते हुए अब्बा जी से सवाल किया। मेरी बच्ची है हुजूर, अकलौती बच्ची। अब्बा जी ने फौरन जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। नवाब साहब की आंखें गोया झपकना भूल गई थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चांद उतरा हुआ है तुम्हारे आंगन में। इतनी खूबसूरत बच्ची बरसों बाद नज़र से गुजरी, और वो भी इस कुटिया में। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बाजू मेरी तरफ बढ़ाया। ना जाने क्यों मेरे पांव जमीन में गड़ गए। अरे भाई, ये क्या बदतमीजी है? अब्बा जी ने मुझे घुरका। आगे आओ, नवाब साहब बुलाते हैं, आगे जाओ ना। बमुश्किल तमाम और बादिल नखास्ता मैं आगे की तरफ को बढ़ी। मेरे पैरों में चांदी की छोटी सी पाजेब थी। मेरे हर झिझकते कदम के साथ ये पाजेब मामूल से ज़्यादा छनक उठी। मैं पलंग की पट्टी के करीब जाकर खड़ी हुई। नवाब साहब ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और उस हाथ के बोझ से मेरी गर्दन खमसा खा गई। मैं बाल अमूमन खुले रखा करती थी और ये कूलों से भी ज़्यादा नीचे तक पहुंचते थे। उस वक्त मेरे सर पर दुपट्टा ना था। नवाब साहब का हाथ मेरे बालों के रेशम से फिसलता हुआ कमर तक चला गया। मैं कुछ सिमट कर रह गई। उन्होंने हौले से मेरी कमर पर थपकी दी। हमने तुम्हारा नाम पूछा था, नाम नहीं बताओगी क्या? अजीज़ा, मैंने हौले से जवाब दिया। अजीब लरसती हुई आवाज़ मेरे हलक से निकल पड़ी। निहायत नामुनासिब नाम है। नवाब साहब के भद्दे होंठों के उकब से जर्द दांत झांक उठे। तुम्हारा नाम तो हूर बानो होना चाहिए था, हूर बानो। हम तुम्हारा यही नाम तजवीज़ करते हैं। क्यों खुदादाद खान, तुम्हें पसंद है ये नाम कि नहीं? ये तो हुजूर की नवाजिश है जो जर्रे को आफताब बना रहे हैं। अब्बा जी ने मध्यम लहजे में कहा। इज्जत अफजाई है हम गरीबों की कि आप खुद नाम तजवीज़ करते हैं। अपने आप को गरीब मत कहो खुदादाद, तुम तो पारस के मालिक हो। नवाब साहब की चुंदी चुंदी आंखें कुछ और ज़्यादा सुकड़ गईं। मेरी कमर से हाथ हटाकर उन्होंने खाकी कोट की एक बड़ी सी जेब का बटन खोला और बड़े बड़े सुर्ख नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर उसमें से कुछ नोट अलहदा करके उन्होंने मेरे हाथ में थमाने की कोशिश करते हुए कहा, ये रख लो अजीज़ा उर्फ हूर बानो। हम पहली मर्तबा तुम्हारे घर आए हैं, इसीलिए तुम्हें देते हैं। अगर कसदन आए होते ना तो हमें तुम्हारी मौजूदगी का इल्म होता तो तुम्हारे शायाने शान कोई तोहफा लेकर आते। अभी तो इससे काम चलाओ। जब उन्होंने देखा कि मेरा हाथ नोटों को गिरफ्त
में नहीं ले रहा तो अब्बा जी को मुखातिब करते हुए कहा, भाई तुम ही इसे समझाओ ना कि आदाब का तकाजा है कि जब कोई किसी के घर आता है तो कोई तोहफा लेकर आता है। वो तो ठीक है हुजूरे वाला, अब्बा जी ने भी झिझकते हुए कहा, लेकिन इतनी बड़ी रकम की क्या ज़रूरत है? कोई रुपया धेला इनायत फरमा दीजिए, बस बहुत है। मुझे खुद भी एहसास था कि हर फसल पर अब्बा जी को जब बेलाराम 6 माह की इकट्ठी तनख्वाह देता था तब भी उनके पास इतनी नोट नहीं आया करते थे। नवाब साहब ने नोट मेरे पैरों के पास पटक दिए और कदरे खफकी आमेज लहजे में कहा, उठाओ उठाओ, जल्दी करो शाबाश, जल्दी उठा लो। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे झुकाने के लिए हल्का सा दबाव डाला। मेरे जिस्म से यकलख्त वो मखसूस लचक मफकूद हो गई और लड़कपन का तनाव उभर आया। तब नवाब साहब के शहतीर नुमा बाजू का दबाव बढ़ गया और मैं झुकने पर मजबूर हो गई। उठाओ, उठा लो बेटे। अब्बा जी के लहजे में शिकस्त थी। मैंने नोट उठा लिए। जाओ अब जल्दी से दूध बनाकर ले आओ, नवाब साहब ने कहा और मुझे बाजू के बोझ से आज़ाद कर दिया। मैं भागकर कमरे से बाहर निकल आई। खूबसूरत चांद का टुकड़ा, हूर परी चेहरा, ये वो अल्फाज थे जो मैं बचपन से अपने मुतालिक सुनती चली आई थी और बचपन की तमाम तर नासमझी और फिर लड़कपन की मामूली सी समझदारी के दौर में इन तमाम अल्फाज को सुनकर मेरी लंबी गर्दन एक हल्के से तफाखुर से तन जाया करती थी। लेकिन आज न जाने क्यों इन तमाम अल्फाज ने मुझे अजीब सा कर दिया था। मेरे हाथ पांव तकरीबन ठंडे पड़ गए थे और जिस्म से गोया जान निकल गई थी। कुछ दिनों से अब्बा जी अक्सर मुझे तलकीन करने लगे थे, अब तो तू सियानी हो रही है, दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा कर, यूं कुदकड़े ना लगाया कर, हर किसी से पटाख बातें ना किया कर। लेकिन उन सब हिदायत को मैंने कभी दरखोरे एतना भी ना समझा था। सिर्फ उस्तानी खाला के यहाँ उर्दू, फारसी और अरबी का दर्स लेने के लिए जब जाती तब उसी वक्त दुपट्टा बहुत अच्छे तरीके से सही कर लिया करती थी, वरना मैं परवाह भी ना करती थी। लेकिन अब्बा जी की हिदायत के बगैर जब मैं नवाब साहब के लिए हल्दी वाला दूध लेकर वापस कमरे में पहुंची तो दुपट्टा मेरे सर और सीने पर अच्छी तरह लिपटा हुआ था। नवाब साहब अब्बा जी से बातों में मसरूफ थे। अब्बा जी अब उनकी पाइंदी के पास एक कुर्सी पर बैठ चुके थे। मेरे पहुंचते ही नवाब साहब ने खामोश होकर गहरी नजरों से मेरा सर पा जायजा लिया। उनकी मोटी मोटी नोकीली मूछें फड़फड़ा कर रह गईं, गोया वो कुछ कहने लगे हों। फिर उन्होंने कुछ कहने का इरादा मुलतवी कर दिया। मेरे हाथों में दबी हुई तश्तरी से गिलास उठाकर उन्होंने होंठों से लगा लिया और एक सांस में खाली कर दिया। मूंछों पर लगा हुआ दूध साफ करके उन्हें बल देकर एक डिकार ले ली। वो दोबारा अब्बा जी की तरफ मुतवज्जो हो गए। बस सुबह अंधेरे में ही तुम हमारे लिए घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त कर देना। खतौली पहुंचकर हम कार का बंदोबस्त खुद कर लेंगे। कोचवान घोड़ा गाड़ी वापस ले आएगा। अब तुम जाकर चंद घंटे आराम कर लो। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से वो दोबारा बोले, और जो बातें मैंने समझाई है ना, उनका ध्यान रखना, उन पर अमल करना। हमने तुम्हारे भले की बात के लिए ये सब कुछ कहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें हुजूर, बिल्कुल फिक्र ना करें। ये तो आपकी बंदा परवरी है कि आपने हमें इस काबिल समझा के मशवरा दे दें, बल्कि मशवरे से नवाज दें। अब्बा जी ने कहा, ताहम उनके लहजे में अब पहले का सा खुशामदानी जोशो खरोश बाकी ना रहा था। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ, नवाब साहब ने कहा और बिस्तर पर लेटकर पांती पर रखा हुआ कंबल सीने पर खींच लिया। मैं और अब्बा जी अपने कमरे में वापस आ गए। अब्बा जी ने दूसरी लालटेन रोशन करके ताक में रख दी और हम दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। मैंने नवाब साहब के दिए हुए नोट अब्बा जी के तकिए के करीब ही रख दिए, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा और ना ही कोई बात की। मैं भी खामोश ही रही। धुंधली रोशनी में मैंने उन्हें रजाई से सर निकाले चित लेटे छत को घूरते देख लिया और कुछ देर बाद करवट ले ली। रफ्ता रफ्ता मेरी रगोपै की यकबस्तगी दूर हो गई। जिस्म में उतरी हुई गैर मरई बर्फ धीरे धीरे पिघलती चली गई और लहू की हरारत लौट वापस आई। उस मखसूस खुमार गिरफ्ता हरारत की आगोश में बिलाखिर मुझे नींद आ ही गई। अगली सुबह खिलाफे मामूल मेरी आंख दिन चढ़े खुली। नवाब साहब ना जाने कब रुखसत हो चुके थे। अब्बा जी घर पर ही मौजूद थे और ज़मीनों पर जाने की तैयारी में मसरूफ थे।
रोज़ाना सुबह को हमारे यहाँ एक मुलाजमा और उसका 14-15 साल का लड़का रहीम आता था। मुलाजमा घर का काम काज करती थी, अब्बा जी को नाश्ता बनाकर देती थी और रहीम भैंसों के लिए चारा वगैरह तैयार करता था, उन्हें नहलाता था। मैंने देखा कि उसकी माँ तो घर के कामकाज में मसरूफ़ थी, लेकिन रहीम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। भैंसों का चारा भी तैयार न हुआ था। जाने से पहले अब्बा ने तैयार शुदा चारे के बजाय वैसे ही कुछ पट्टे उठाकर भैंसों के सामने डाल दिए और वो बेदिली से उन पर मुंह मारने लगी। तब मैंने अब्बा जान से पूछा, आज रहीम नहीं आया क्या? अब्बा ने ठिठक कर गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है। उन्होंने अपने मखसूस मध्यम लहजे में कहा। क्यों अब्बा जी? मैंने सहन में पड़ी चारपाई पर बैठते हुए पूछा। अब तो तू सियानी हो रही है अजीज़ा, उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। और जिस घर में लड़की सियानी हो जाए वहाँ जवान लड़कों का आना जाना ठीक नहीं हुआ करता। ये बात आपको नवाब साहब ने बताई है क्या? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। अब्बा जी ने बुरी तरह चौंक कर पलट कर मेरी तरफ गौर से देखा, गोया किसी छोटे मुंह से बड़ी बात सुन ली हो। हकीकतन मुझे खुद भी अंदाज़ा न था कि बिला सोचे समझे मेरे मुंह से ये बात कैसे निकली। एक लम्हे के लिए तो मुझे यही महसूस हुआ था गोया मेरे मुंह में किसी और की ज़बान फड़कती हो। किसी ने भी नहीं बताई ये बात। अब्बा जी ने खुश्क लहजे में कहा, बात है काम की तो समझ लेनी चाहिए, इसलिए मैंने भी पल्ले बांध ली। और भैंसों का काम कौन करेगा? मैंने बालों की चोटी बनाने के लिए बाल खोले हुए थे और पाँव के अंगूठे से कच्चे सहन की मट्टी को कुरेदते हुए सवाल किया। मैं बाबा बुंदू को भेज दूंगा, वही किया करेगा ये सारा काम। अब्बा जी ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए रुक कर कहा, और उसी के साथ तू खाला के यहाँ जाया करेगी, वही तुम्हें वहाँ से लेकर आया करेगा, समझी तुम? वो बाहर निकल गए। मैंने भी उठने के लिए चप्पल में पांव फंसाए, लेकिन उठ ना सकी। न जाने किस एहसास के बोझ तले दबी बैठी रह गई। मेरा जहन अब तक एक कोरा कागज़ था जिसके ज़ेरे तामीर इमारत में धीरे धीरे कदम जमाते जज्बों के रंग कभी कभी शायद उस कागज़ पर उभरते चले जा रहे थे, लेकिन मुझे आज तक किसी बात का एहसास तक न हुआ था। सब कुछ मेरे लिए महज एक सवालिया निशान बन गया था, लेकिन आज यही सवालिया निशान सहन के कोरे कागज़ पर बहुत ज़्यादा फैल गया था। मासूम तजस्सुस की कायनात धीरे धीरे अथल पथल हो रही थी। मुझे अब्बा का बदला बदला सा अंदाज कुछ अच्छा मालूम नहीं हो रहा था, शायद इसलिए कि अल्फाज उनके थे मगर हिदायत किसी और की थी। इस घर में रहते हुए मेरा जहन बचपन से कुछ ऐसे सांचे में ढल कर रह गया था कि उसमें किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत की गुंजाइश बाकी न रही थी। अगर एक रात पहले नवाब साहब की ज़ात शरीफ का नुज़ूल इस घर में ना हुआ होता, तब शायद अब्बा के मुंह से निकले हुए तमाम अल्फाज मुझे यूं अजनबी अजनबी महसूस ना होते। जिस रहीम को अब्बा जी ने जवान लड़का कहा था, मुझे नहीं मालूम कि उसमें जवानी वाली क्या बात थी। मेरे ख्याल में जवान तो किसी लंबे तड़ंगे और मूंछों वाले आदमी को कहा जा सकता था। रहीम बेचारा तो अभी लड़का बल्कि शायद बच्चा ही था, दुबला पतला दरमियाने कद का लड़का। उसकी तो अभी मस्से भी नहीं भीगी थी। मैंने कभी उसके वजूद पर ज्यादा तवज्जो भी ना दी थी और ना ही हमारे दरमियान कभी ज्यादा देर तक गुफ्तगू हुई थी। मेरा रवैया उसके साथ एक तरह से हाकिमाना ही था। बहरहाल आज अब्बा जी की गुफ्तगू सुनकर रहीम मुझे कुछ पुरस्कार सी मखलूक महसूस होने लगा था। शायद उसकी मुट्ठी में कोई राज बंद था जिससे अब्बा खौफजदा हो गए थे। सियानी, जवान लड़का, ये कुछ और सवालिया निशानात थे जो मेरे जहन के कोरे कागज पर सब्त हो चुके थे। बहरहाल शब रोज़ कुछ नए ढब से गुजरने लगे थे और फिर एक शाम एक कार हमारे दरवाजे पर आकर रुक गई। गैर मुतवक्किल तौर पर बेला राम अंदर आ गया। उसके पीछे 2 मजदूर चंद थैले उठाए चले आ रहे थे। बेला राम ने बताया कि थैलों में खुश्क मेवे और कुछ दीगर तहाइफ हैं जो नवाब साहब ने भिजवाए हैं। अब्बा जी भी कुछ हैरान परेशान नजर आते थे। बहरहाल उन्होंने बेला राम को बैठक में बिठाया। उन दिनों में मेहमानों की तवाज़ो आम तौर पर दूध और फलों वगैरह से की जाती थी। मैं जब ये चीज़ें तश्तरी में रख कर बैठक में चली गई तो बेला राम अब्बा से कह रहा था, तुम लोग खूब खाया पिया करो, जान बनाया करो, नवाब साहब ने ये चीज़ें इसीलिए तो भिजवाई हैं। फिर उसने अपनी कमानीदार ऐनक अच्छी तरह नाक पर जमाकर शीशों के ऊपर से मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, इस बच्ची का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो, ईश्वर उम्र दराज करे इसकी। बड़ी होनहार बच्ची मालूम होती है ये। न जाने उस पर मेरी होनहारी का कब और क्यों कर इंकिशाफ हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो
اس نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی بات کہی تھی۔ اس کے بعد جیسے کچھ معمول سا بن گیا۔ ہر مہینے 2 مہینے بعد نواب صاحب کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحائف موصول ہونے لگے۔ ان میں زیادہ تر مہنگے یا نایاب قسم کے پھل اور میوہ جات وغیرہ شامل تھے، یعنی ایسی چیزیں جو ہمارے علاقے میں مشکل سے ہی ملا کرتی تھی۔ ظاہر ہے جب یہ سب چیزیں گھر میں ہوتی تھی تو اڑوس پڑوس اور جاننے والوں میں بھی بٹتی تھی۔ ابا کی تنخواہ بھی بغیر مطالبے کے بڑھ چکی تھی اور فصلوں میں بھی زیادہ حصہ ملنے لگا تھا۔ میں محسوس کرتی کہ عنایات کے اس تسلسل نے ابا جی کو کچھ پریشان سا کر دیا تھا، لیکن وہ اس موہوم اور بے عنوان سی پریشانی کو ہمیشہ دبائے پھرتے تھے اور مجھ سے چھپائے رکھتے تھے۔ میری عمر اب 14 سال ہو چکی تھی۔ دیکھنے والیاں کہتی تھی بڑا روپ نکالا ہے لڑکی نے۔ ہم عمر لڑکیوں میں شاید ہی کسی نے مجھ سا قد پایا ہو، یا شاید ہی کسی کی رنگت میرے رخساروں کے گلابی رنگ سے میل کھاتی ہو، شاید ہی کسی کی زلفوں نے یوں ریشم کو مات کر رکھا ہو۔ گھریلو محفلوں اور مجلسوں میں کوئی عورت سر سے پاؤں تک ایک نظر ڈالتی اور ایک مسرت آمیز رشک سے کہتی، جس گھر میں یہ جائے گی نا وہاں پر اجالا کر دے گی اجالا۔ کوئی سرد و گرم خاتون گزرتے لمحات کی راکھ میں انگلیاں مار کر کسی مدفون چنگاری کو ہوا دیتے ہوئے کہتی، کیا منہ زور عمر ہے، لگام ڈالنے والا بھی کوئی جوڑ کا ہو نا تو پھر بات بنتی دکھائی دے گی۔ اور کوئی صرف دیکھتی اور پھر دیکھتی ہی رہ جاتی۔ کسی مرد کی نظر سہنے کا اتفاق شاذ و نادر ہی ہوا تھا، کیونکہ اب میرا گھر سے نکلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ نکلنا ہوتا بھی تو سر سے پاؤں تک بڑی سی چادر میں لپٹ کر۔ اس زمانے میں کم از کم گاؤں دیہات میں رہنے والے مردوں کی نظریں اتنی بھوکی نہ ہوا کرتی تھی کہ بس چلتے چلتے 7 پردوں کو بھی چیر کر جسم کے پار نکل جائیں۔ کسی کی نظریں تعقب بھی کرتی تو ہچکچاہٹ کے ساتھ، جھجک اور بے کسی کی تہوں میں لپٹی لپٹائی میٹھی طلب لے کر۔ عجیب سی بات تھی نا۔ پھر ایک روز عجیب حادثہ ہوا، بلکہ شاید یہ حادثوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ ہمارے دروازے پر موٹر کار آ کر رکی اور ابا جی دروازے پر جا پہنچے۔ جب دیکھا تو بیلا رام موٹر سے اتر کر ان کے ساتھ اندر آیا اور ان کے پیچھے 3 ڈومنیاں بھی گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے سروں پر بڑے بڑے تھال رکھے تھے جو گوٹا کناری والے سرخ ریشمی کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ تھال انہوں نے صحن میں رکھ دیے اور میری بلائیں لے کر ایک طرف مؤدب کھڑی ہو گئیں۔ بیلا رام نے چاندی کا 1 روپیہ اور 1 ٹکا ابا جی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بیلا رام؟ ابا جی نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ منگنی کا ٹکا روپیہ ہے، بیلا رام نے سر جھکا کر بڑی سادگی سے جواب دیا۔ نواب صاحب نے تمہاری لڑکی کو پسند کر لیا ہے، اسی چاند کی 14ویں کو وہ بارات لے کر یہاں آئیں گے۔ رسم بڑی سادگی سے ہوگی، ان کے ساتھ کل 8-10 باراتی ہوں گے، کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ ساری خوشیاں دلہن کے محل میں پہنچنے کے بعد ہی کی جائیں گی۔ بہرحال تم اگر کوئی انتظام وغیرہ کرنا چاہو تو اس کے لیے یہ رقم موجود ہے۔ اس نے بڑی صفائی سے نوٹوں کی ایک گڈی ابا کی واسکٹ کی جیب کے اندر ٹھونس ڈالی۔ اس نے یہ سب کچھ اتنی روانی سے کہا تھا گویا کوئی لکھا لکھایا یا پھر یاد کیا ہوا مضمون پڑھ لیا ہو۔ ابا جی یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف تکتے چلے جا رہے تھے گویا اپنے خلاف ناکردہ گناہوں کی طویل فرد جرم سنتے ہوں۔ پھر وہ یوں آہستہ سے صحن میں پڑی ہوئی بڑی سی چارپائی پر بیٹھ گئے گویا زمین ان کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ میں باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی یہ سب کچھ ایک خواب ہی محسوس ہو رہا تھا، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے چوکھٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی لیکن میرا ہاتھ اس سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے آتا چلا گیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو چوکھٹ پر بیٹھے پایا۔ میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتے تاریکی کے دائروں سے گویا لاتعداد عفریت نکل کر میری طرف رینگتی ہوئی چلی آ رہی تھی اور ہر عفریت کا چہرہ نواب شرافت علی سے مشابہ تھا۔ وہ چہرہ جو 2 برس پہلے دیکھا تھا، وہ چہرہ مجھے ابھی تک بھولا نہ تھا۔ بیلا رام، بیلا رام، بالآخر میں نے ابا کی ڈوبتی آواز سن لی۔ کیا میں اسے مذاق سمجھوں؟ یہ سب کیا ہے اور یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تم سے مذاق کیا ہے؟ میں نے بیلا رام کی بھی آواز سنی۔ اب ہم چلتے ہیں، سمجھو منگنی کی رسم ادا ہو گئی، چاند کی 14 تاریخ یاد رکھنا۔
मेरी बसारत धीरे धीरे लौट आई थी। मैंने बेलाराम और डूमियों को दरवाजे की तरफ बढ़ते देख लिया, जहां बहुत से बच्चे आकर जमा हो गए थे और हैरान परेशान और तजस्सुस वाली नजरें लेकर अंदर की तरफ को झांकते थे। कुछ बच्चे दरवाजे के सामने खड़ी मोटर कार के गिर्द घेरा डालकर घूमते फिरते नजर आ रहे थे। बेलाराम ने उन्हें डांटा और वो तितर बितर होकर अपने घरों की तरफ को दौड़ पड़े। मोटर दरवाजे के सामने से अचानक से गायब हो गई। मैं चौखट का सहारा लेकर उठी। जिस्म गोया जैसे पथरा सा गया था। बमुश्किल तमाम कदम उठाती मैं अब्बा की तरफ बढ़ी। वो उठ खड़े हुए थे। अब्बा! मेरे हलक से एक दिलखराश चीख निकली और मैं उनसे जा लिपटी। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरी हिचकी सी बंद गई और आंसू गोया सिर्फ आंखों से नहीं, हर मसाम से जैसे फूटते हों। अब्बा के जिस्म में भी लर्जिश आ चुकी थी। रो मत बेटा, रो मत। बिलाखिर अब्बा की आवाज़ न जाने किन गहराइयों से उभरी। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तू तसल्ली रख, मुझे सोचने दे। वो हौले हौले मुझे थपकने लगे। मुझे कुछ हौसला हुआ। मेरे आंसू अब जैसे थमने लगे थे। मैं उस वक्त भी उनके सीने से लगी खड़ी रही जब बस्ती की औरतों की एक टोली अचानक से घर में दाखिल हुई। अरे भाई, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम लोग। चुप चुपाते ही बेटी की मंगनी कर दी और हमें कानो कान खबर भी ना होने दी। एक औरत ने आकर लुकमा दिया। अब ऐसी भी क्या राजदारी थी, हमें गैर समझते हो ना। दूसरी ने भी लुकमा दिया और सब की सब हमारे गिर्द घेरा डालकर खड़ी थीं। मुझे उनसे खौफ महसूस हो रहा था, हालांकि उनमें से कई वो थीं जिन्होंने मुझे गोद खिलाया था। अरे भाई, माना के नवाबों के साथ रिश्ता जोड़ गया है, मगर अभी से इतनी गैरियत तो ना बरतो। हम ही तुम्हारे दुख सुख के साथी हैं। क्यों भाई? करख्त आवाज वाली एक औरत चटक कर बोली। फिर एक और औरत दूसरी औरतों को पीछे हटाकर अब्बा के करीब आई। भाई ये तो बताओ, ये कैसे हुआ? ये बेल कैसे मुढ़े चढ़ी? हमने तो नवाब साहब को यहाँ कभी आते भी ना देखा। किसी ने उनका चेहरा तक ना देखा। उनके सिर्फ और सिर्फ किस्से ही सुन रखे थे हमने। अब्बा जी ने मुझे आहिस्तगी से एक तरफ को हटाया, फिर औरतों के हल्के को तोड़कर दीवानों की तरह बैठक की तरफ दौड़ते चले गए। कमरे में घुसकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उनके जाते ही कई औरतों ने बैक वक्त मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अरे देखो तो, बच्ची कैसी जर्द पड़ी जा रही है। खुशी होने के बजाय रो रो कर आंखें सुजा ली हैं इसने। किसी ने आहिस्ता से कहा, छोड़ो इसे। कमसिनी में मंगनी ब्याह के मौके पर यही हाल हुआ करता है। एक तरफ से फिर हाँक लगाई गई। अरे ये निगोड़ी कैसी मंगनी है, ना ढोलक, ना गीत, ना शीरीनी और ना सिंगार। कोई चीख कर बोली, अरे चलो लड़कियों, कुछ मीठे गाने का बंदोबस्त करो, बच्ची का जी परचाओ, जल्दी करो। आनन फानन कहीं से दरी ढूंढकर सहन में बिछा दी गई। औरतों ने मुझे बीच में बिठा लिया। दुपट्टे से मेरा घूंघट निकाल दिया गया और तालियों की लय पर बेसुरी आवाजों में जाने क्या क्या गाने लगी। फिर किसी ने चीख कर कहा, अरे भाई ढोलक लाओ, यूं तो मजा ही नहीं आ रहा, जल्दी करो, कहीं से ढोलक लाओ। 2-3 औरतें उठकर बाहर को भाग गईं। मुझे उनकी शक्लें धुंधली धुंधली सी महसूस हो रही थी और आवाज़ें यूं सुनाई दे रही थी गोया खंडर में हजारों चुड़ैलें जमा हो गई हूँ और चीखो पुकार करती फिरती हूँ। फिर ढोलक आ गई। हुजूम कुछ और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे करीब बातों की भिनभिनाहट जारी थी। लड़की के नसीब खुल गए हैं, मगर एक बात बड़ी गलत हुई। वो क्या? दूसरी ने बेताबी से पूछा। सुना है नवाब साहब 30-32 बीवियों को तो अब तक तलाक दे चुके हैं। 10-15 अब भी महल में मौजूद हैं। कनीज़े वगैरह इसके अलावा हैं। औरत ने आहिस्ता से कहा, हाय अल्लाह, इतनी बीवियों का वो क्या करते होंगे? एक हैरत भरी आवाज़ उभरी। सवाल ये नहीं, सोचने की बात यह है कि इतनी सारी बीवियां क्या करती होंगी उनके साथ। एक औरत ने कहा और बेसाख्ता कई कह के बुलंद हुए, अरे भाई, ये कोई परेशानी की बात है ही नहीं, नवाबों के यहाँ तो ऐसा चलता है। दूर बैठी किसी औरत ने भी तबसरा किया। फिर ढोलक पर थाप पड़ने लगी और सब औरतें गीतों में शरीक हो गईं। मुझे महसूस होता था कि अजियत से मेरे दिमाग की नसें जैसे फट पड़ेंगी। मैंने सख्ती से कानों पर हाथ रख लिया और करीब था कि मैं फेफड़ों की तमाम तर ताकत जमा करके चिल्ला उठती कि एक झटके से बैठक का दरवाज़ा खुला। अब्बा लंबे लंबे डग भरते सहन में आ गए। उनके हाथ में लाठी थी। जिस्म की कपकपाहट दूर से भी दिखाई दे रही थी। बंद करो ये सब बकवास। वो धाड़े, अभी कोई मंगनी नहीं हुई, सिर्फ पैगाम आया है और तुम लोगों ने यहाँ ढोल ढमक्के शुरू कर दिए। दफा हो जाओ, अपने घरों को भागो जल्दी।
गुस्से की शिद्दत से उनकी आवाज तकरीबन फट गई थी। उन्होंने लाठी हवा में लहराई। औरतों में भगदड़ सी मच गई। सब उठकर बाहर को दौड़ पड़ी। तौबा तौबा, एक औरत मेरे करीब से उठकर दौड़ते हुए चिल्लाई, ऐसी बेहुदा तकरीब देखी ना सुनी। सहन में रखे हुए थाल अलट पलट हो गए और ढेरों मिठाइयां इधर उधर बिखर गईं और पैरों तले कुचली गईं। अब्बा मेरे करीब आए। उठो बेटे, तुम ये सब कुछ जहन से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, उन्होंने मजबूत लहजे में कहा। नवाब शराफत अली की ऐसी की तैसी, तुम उठकर आराम से खाना खाओ और फिर सो जाओ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं अपनी फूल सी बच्ची को उस खबीस की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। चलो शाबाश, उठो, जल्दी करो। उनके लहजे के एतमाद ने मुझे यकलख्त गोया पाताल से निकालकर कहकशां पर ला बिठाया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और बावर्ची खाने से खाना निकालकर जो मुलाजमा ज़ेबो तैयार करके गई थी, खाना खा लिया। अब्बा को भी खाना दे दिया। थोड़ा बहुत खाना जहर मार करके हम सरे शाम ही सोने के लिए जाकर लेट गए। अब मैं अलग कमरे में लेटी हुई थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम था कि अब्बा सोने में कामयाब हुए थे या नहीं। बहरहाल मुझे रात गए तक नींद ना आई। अब्बा की बातों से गो के काफ़ी ढारस तो मिली थी, मगर ना जाने क्यों दिल अजीब सा गमगीन था और दिल डूब डूब सा जाता था। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही अब्बा ने मुझे जगा दिया। दरवाज़ों और खिड़कियों की कुंडियां वगैरह अच्छी तरह लगाकर रखने की हिदायत की और खुद न जाने कहाँ को चल दिए। सिर्फ इतना कहकर गए, मैं देर से आऊँगा, शायद दोपहर तक। दिन चढ़े तक मुलाजमा ज़ेबो न आई और सारा कामकाज मैंने खुद ही ख़त्म कर लिया। यूं कुछ देर के लिए ध्यान बट गया। भैंस अब हमारे यहाँ सिर्फ एक ही थी। 11 बजे के करीब चरवाहा आकर उसे ले जाता था। उस बेज़बान की मौजूदगी से भी एहसास तन्हाई कुछ कम हो जाया करता था। उसके जाने के बाद घर काटने को दौड़ रहा था। एक जां गस्ल इंतजार के बाद अब्बा दोपहर ढले वापस आए। उनके चेहरे पर गहरी थकन और दर्मांदगी का एहसास मुझे नजर आ रहा था। धूल से जूतियां अटी हुई थी। आंखों में वीरानी ही वीरानी थी। खिलाफे मामूल उन्होंने आते ही मुंह हाथ न धोया और सीधे कमरे में जाकर लेट गए। मैं उनके करीब जा पहुंची। देर तक आसाब शिकन सकूत तारी रहा। फिर वो यकलख्त खुद कलामी के से लहजे में बोल उठे, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए 13 लड़के थे। मैं सारी अना और उसूलों को बालाए ताक रखकर सबके घर हो आया। सब कानों पर हाथ रखते थे। लोगों को यहाँ तक मालूम हो चुका है कि उस बदबख्त नवाब ने हमारे यहाँ मंगनी का टका रुपया भी भिजवा दिया। उन सब का एक ही जवाब था कि हुजूरे वाला के इंतखाब पर कौन हाथ डाल सकता है। वालदैन तो वालदैन, खुद लड़कों में भी कोई ऐसा जरी जवान मैं ना देख सका जो मेरी लाज रख सकता। हत्ता कि मैं उस नौकरानी ज़ेबो के घर भी गया, रहीम के लिए, जिसे मैंने घर में आने से मना कर रखा था। वो गुलाम ज़्यादा भी रजामंद नहीं हो सका था। आंसुओं में उलझकर उनकी आवाज़ रुंध गई, कोई तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मैं पलंग की पट्टी पर साकित बैठी फर्श को घूरती चली जा रही थी। मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहती थी। उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन कहाँ जा सकती थी। एक बार फिर सकूत छा गया, ऐसा सकूत जिसका एक एक लम्हा सदियों पर मुहीत था। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। दफतन अब्बा जी उठ बैठे और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। आंखों में मजरूह सवाल लिए मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। मुंह से कुछ भी ना बोला। हम यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं दूर। उनकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। मेरे नीम मुर्दा दिल में उम्मीद की नई किरण दौड़ गई। इससे अच्छी तजवीज़ क्या हो सकती है अब्बा? खुदा की ज़मीन बहुत ज़्यादा वसी है। नागपुर के सांपों ने तो हमें आज तक नहीं सताया था, लेकिन इंसानों के फन हमारी तरफ लपकने लगे हैं। अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। बैलगाड़ी हमारे पास है, अब्बा ने कहा। जल्दी करो, खतौली पहुंचकर किसी ट्रेन में सवार हो जाएंगे। लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली कहीं भी निकल खड़े होंगे। तुम सिर्फ नकदी, जेवर और चंद एक खास कपड़े ट्रंक में भर लो। हम आधी रात को खामोशी से यहाँ से निकल खड़े होंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने कोई जवाब ना दिया। असबात में सर हिलाते हुए उनके सीने से लगकर रो पड़ी। बेटी कितना बड़ा बोझ होती है अब्बा जी। मैंने उनके हाथों को, जिनसे वो मेरे आंसू पोंछते थे, चूमते हुए कहा। बेटी से बड़ा बोझ वादा होता है जाने पेदर। उन्होंने मेरा सीना अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी मरहूम माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें हस्बे तौफीक पढ़ाऊं लिखाऊंगा और तुम्हारी शादी करते वक्त तुम्हारी पसंद और फिर अपनी मंशा को भी पेश नज़र रखूंगा। और ये सौदा तो हम दोनों ही की मर्जी का नहीं। खैर,
ये तो बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे सोचने की भी नहीं। अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ। चलो तुम आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करो। चलने से पहले कुछ आराम करने की भी कोशिश करेंगे ताकि रास्ते में थकन महसूस ना हो। आधी रात को हम अपने ही घर से चोरों की तरह निकले। अब्बा ने बैल जोत कर गाड़ी तैयार कर रखी थी। मैंने ट्रंक गाड़ी पर रखा और उस नीम पुख्ता मकान पर अलविदाई नजर डाली जिसकी बुनियादों में मैं अपने अनगिनत मासूम और अछूते ख्वाबों का लहू देकर जा रही थी। इस मकान के दरो दीवार बारहा मेरे साथ हंसे थे और बारहा मेरे साथ रोए भी थे। बेजान दरो दीवार, यहाँ मेरा बचपन बीता था। इसके चप्पे चप्पे में मेरे जिस्म का लम्स रचा बसा था। उसकी मट्टी मेरे वजूद की महक थी। यहाँ मैंने हमजोलियों के साथ गुड़ियों के ब्याह रचाए थे। इस तवील व अरीज सहन में एक तरफ शहतूत और जामन के जो घने दरख्त खड़े थे, उनकी कलमें मैंने अपने हाथों से लगाई थी। मेरे सीने से हूक सी निकली और आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। मैंने अब्बा की तरफ गौर से देखा। वो बुत बने दूसरी तरफ देखते जा रहे थे। न जाने उनकी क्या कैफियत थी। लहलहाती फसलों, खामदार पगडंडियों, इस धरती और इस मकान से उनका रिश्ता, उनकी वाबस्तगी तो मुझसे कहीं ज्यादा पुरानी थी। पता नहीं उनके क्या एहसासात थे। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। अगला पर्दा मैंने उठाया ताकि अब्बा मुझे नजर आते रहे। अब्बा ने बैलों को हल्का सा टहूका दिया और वो बेजबान रफीक हमारा बोझ उठाए गर्दन झुकाए खामोशी से चल पड़े। मकान के सामने से घूमकर एक छोटे से नाले की पुलिया से गुजरकर हम मकान के उकब में कुछ फासला तय करने के बाद कच्चे लेकिन हमवार रास्ते पर आ गए थे, जिसके एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ जौहड़ और उससे आगे गैर आबाद जमीन बनी थी। मेरा रुआं रुआं न जाने क्यों गैर मामूली तौर पर मुस्तरब था। इस तमाम सूरत हाल में इस्तराबी कैफियत तो फितरी अमल थी, लेकिन इस इस्तराब की नौयत कुछ अजीब सी थी। मुझे एक अजीब सा एहसास सता रहा था, जैसे चारों तरफ से कोई गैर मरई आंखें हमारी जानिब निगरां हों। बज़ाहिर तारों की बराए नाम सी रोशनी में चारों तरफ कोई जीरूह तो हमें नजर न आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था। गांव के दो चार कुत्ते भी न जाने कहाँ सोए पड़े थे। कभी कभी उभरने वाले झींगर और मेंढक और उनकी आवाजें जिंदगी का एहसास दिलाती थी, वरना चारों तरफ मौत का सा सकूत छाया था। अचानक जंगल की तरफ से दो आदमी नमूदार हुए। वो चहलकदमी के से अंदाज में गाड़ी के करीब आए और साथ साथ चलने लगे। अब्बा का अंदाज बता रहा था कि वो उनके लिए अजनबी हैं। वो खौफजदा हो चुके थे। मेरी रगों में भी खून जमने लगा। मैंने हौदे में मजीद सिमट कर खिसक कर पिछला पर्दा उठाया। दो आदमी गाड़ी के पीछे पीछे भी आ रहे थे। उनकी शक्लें साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उनमें से एक के हाथ में बंदूक और दूसरे के कंधे पर कुल्हाड़ी की झलक जरूर देख ली थी मैंने। मैं घबरा कर अब्बा की तरफ को मुतवज्जो हुई। गाड़ी के साथ चलते हुए दोनों आदमियों में से एक ने नेफे में हाथ डालकर एक बदहैयत सा पिस्तौल भी निकाला और उसे हाथों में उछालते हुए बड़े सरसरी से लहजे में बोला, कहीं जा रहे हो खुदादाद खान? अब्बा ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने बैलों की नकेल खींचकर झटका देकर उन्हें दौड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरे आदमी ने रस्सी पर हाथ डाल दिया। इतनी रात गए कहीं जाना अच्छी बात नहीं। रिवॉल्वर वाले ने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचते हुए कहा। अब्बा ने अब भी कोई जवाब ना दिया। उस शख्स ने बैलों की रस्सी इतनी ताकत से खींच ली कि वो बिलबिलाकर एक दो कदम उठाकर रुक गए। मैं कहता हूँ वापस घर चले जाओ। वो शख्स गरजा और अब्बा की तरफ मुंह करके तन कर खड़ा हुआ। अब्बा ने निहायत गैर महसूस तरीके से हाथ पीछे लाकर गाड़ी में छुपे हुए गदेले के नीचे से कुल्हाड़ी निकाली और गाड़ी पर खड़े होकर उस शख्स पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी को तेजी से हवा में घुमाया, लेकिन वो शख्स उछलकर पीछे हट गया। सुनो खुदादाद खान, वो खौफनाक लहजे में गुर्राया, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि घर वापस। अब्बा ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नीचे छलांग लगा दी और एक बार फिर कुल्हाड़ी घुमाई। उस शख्स ने वार खाली दिया और उसी लम्हे एक भयानक धमाका हुआ। मेरे हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली। अब्बा सीना थाम कर नशेब में लुढ़क गए थे। गोली पीछे से आई थी। रिवॉल्वर वाले ने फायर नहीं किया था। पीछे से उनके दोनों साथी भी दौड़ते हुए उनके करीब आ पहुंचे थे। मैं दहशत से सुन बैठी रह गई और इधर उधर देख रही थी कि नशेब में अब्बा चारों शाने चित पड़े थे। उनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत दिखाई नहीं देती थी। तुम बड़े जल्दबाज हो, रिवॉल्वर वाले ने बंदूक बरदार से कहा। मैं समझा था कि तुम्हें कुल्हाड़ी लग गई है।
बंदूक बरदार ने लापरवाही से कहा। उन्होंने अब्बा की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। अचानक मेरा सख्ता टूटा और मैं पूरी कुवत से चीखने लगी, मुसलसल और बेतकान। उनमें से एक उछल कर गाड़ी पर चढ़ गया। जिस तरह उकाब फाख्ता को दबोचता है, इसी तरह उसने मुझे दबोच लिया और एक हाथ मजबूती से मुंह पर रख दिया। गाड़ी तुमने कहाँ खड़ी की थी? दूसरे ने बैलगाड़ी पर चढ़ते हुए सवाल किया। उसके लहजे में जरा भी घबराहट या इस्तराब की झलक मैं नहीं देख रही थी। चौधरी करीम के डेरे पर खड़ी की थी, दूसरे ने जवाब दिया। चलो जल्दी करो, ये मरियल बैल पता नहीं कितनी देर में वहां तक पहुंचेंगे, एक बोला। वो चारों बैलगाड़ी पर चढ़ चुके थे। एक ने रस्सी थामी और बैलों को दुरुस्तगी से हाँकना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह मचलने लगी। मैं कहना चाहती थी, सालिमों, मेरे बाप की लाश तो साथ ले चलो, लेकिन मेरे होंठों पर से सख्त बेरहम हाथ का बंद न टूट सका। मैं ज्यादा मचली तो रिवॉल्वर वाले ने रिवॉल्वर का भारी दस्ता मेरी कनपट्टी पर रसीद किया और मेरे हवास की इमारत ढह गई। आंखों के सामने नीले पीले दायरे बिखरे और फिर मैं गहरी तारीकी में डूब गई।